नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार भारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस। आज हम राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है यह समझते हैं। आज 19 जून 2020 को देश में 19 राज्यसभा सीटों पर चुनाव है। जैसा कि हम जानते हैं, राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है जिसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है और आज की तारीख में 245 सीटें अलॉटेड है विभिन्न राज्यों को। इनमें से 233 सीटें अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है तथा 12 सीटों पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन किया जाता है। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल निर्धारित है। यह एक स्थायी सदन है, यानी इसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगर 6 साल के कार्यकाल के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या किसी भी अन्य कारण से उसका पद खाली हो जाए तो शेष बचे हुए टाइम के लिए उपचुनाव के द्वारा वह सीट भरी जाती है। अब हम राज्यसभा के चुनाव के लिए संवैधानिक प्रावधान को देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में प्रावधान है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा यह चुनाव होगा विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। और निर्धारित इलेक्टोरल कॉलेज यानी मतदाता मंडल में शामिल हैं इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। यहाँ हम क्या देखते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर्स यानी केवल चुने हुए उम्मीदवार, चुने हुए एमएलएज ही मतदाता मंडल में शामिल हैं और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली के यानी विधानसभा के सदस्य ही मतदाता मंडल में शामिल हैं। जैसे कुछ राज्यों में विधान परिषद है, इसलिए विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं। तो अनुच्छेद 80 में 2 टर्म्स हमारे यहाँ हमको समझनी है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। चुनाव में कई प्रकार के बहुमत के आधार पर विजेता तय होते हैं, यानी कौन चुनाव की सीट कौन जीतता है, ये कई तरह के बहुमत के आधार पर तय होता है। एक सिस्टम होता है प्लूरलिटी सिस्टम। इसमें जो उम्मीदवार सबसे ज़्यादा मत हासिल करता है वह विजयी होता है, भले ही उसे कुल मत कितने ही मिले हों। यही अपने यहाँ लोकसभा, विधानसभा, सरपंच, उप सरपंच जितने भी चुनाव होते हैं इनमें यही प्रणाली अपनाई जाती है। इसका ही कारण है कि फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला मात्र 6% मत से आज सांसद बने हुए हैं। दूसरा सिस्टम है मेजॉरिटी सिस्टम। मेजॉरिटी सिस्टम यानी इसमें कोई उम्मीदवार तब विजयी घोषित किया जाता है उसे 50% से ज़्यादा मत प्राप्त हो, यानी बहुमत से 1 मत ज़्यादा प्राप्त हो, तब वह विजयी घोषित किया जाता है। यह व्यवस्था फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में है। इस व्यवस्था में कई मॉडल हो सकते हैं, अलग अलग मॉडल अलग अलग देशों में अपनाए जा सकते हैं। तीसरा प्रकार है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से तात्पर्य है कि विभिन्न राजनीतिक दलों को जितने वोट मिले हैं उन वोटों के अनुपात में उनको सीटें देना। यद्यपि ये एकदम उस अनुपात में नहीं होती, लेकिन इसका उद्देश्य होता है कि जो अल्पमत है वह बिना प्रतिनिधित्व के नहीं रहे, यानी अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो भारत के राज्यसभा के चुनाव में, विधान परिषदों के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए यही टर्मिनोलॉजी प्रयुक्त है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। ये कैसे काम करती है व्यवहार में, ये हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। पहले हम राज्यसभा चुनाव प्रणाली से संबंधित कुछ और टर्म्स को समझते हैं। राज्यसभा का चुनाव ओपन बैलेट सिस्टम पर आधारित है, यानी इसमें खुला मतदान होता है। मतदाता अपना मत पेटी में मत डालने से पहले राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त दलीय एजेंट को यह मतपत्र दिखाता है। अगर वह ऐसा नहीं करता है या किसी अन्य व्यक्ति को दिखाता है तो वह मत अवैध हो जाता है।
और ऐसा हुआ भी है। 2017 में जब गुजरात में राज्यसभा का चुनाव था 3 सीटों के लिए, श्री अमित शाह, स्मृति ईरानी और अहमद पटेल जब उम्मीदवार थे, तो यहाँ कांग्रेस के 2 एमएलएज ने कांग्रेस के एजेंट की बजाय किसी दूसरी पार्टी के एजेंट्स को अपना मतपत्र दिखा दिया था। इस वजह से ये दोनों वोट अवैध हो गए थे। व्हिप यानी राजनीतिक दल व्हिप जारी कर सकते हैं, सामान्यतः व्हिप जारी नहीं जारी करते हैं। यहाँ यह समझने की ज़रूरत है कि राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है। व्हिप जारी नहीं होता है, इसका मतलब पार्टी से अलग हटकर भी कोई एमएलए एमपी मतदान कर सकता है। चुनाव, राज्यसभा का चुनाव राज्यों की राजधानी में विधानसभाओं में होते हैं, न कि दिल्ली में होते हैं, विधानसभाओं में होते हैं। यहाँ चुनाव का प्रोसेस ये रहता है कि प्रत्येक मतदाता को एक बैलेट पेपर मिलता है। उस बैलेट पेपर पर सारे उम्मीदवारों के नाम होते हैं और प्रत्येक मतदाता को अपनी पसंद के अनुसार उन उम्मीदवारों को वरीयता क्रम देना होता है। और यह वरीयता क्रम देने का भी एक निर्धारित प्रक्रिया है। यह 1, 2, 3, 4 लिख कर ही देना होता है, वो भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा दिए गए निर्धारित रंग के स्केच से। अगर किसी भी अन्य तरीके से, जैसे 1, 2, 3 या 1, 2, 3 या अन्य पेन से भी आपने अगर लिख दिया तो यह मत अवैध माना जाता है। अगर मतपत्र पर एक भी उम्मीदवार को पसंद ना दी हो तो भी वह मतपत्र अवैध हो जाता है, या सभी को एक दे दिया हो या किसी को भी एक ना दिया हो, तो दोनों स्थितियों में भी अवैध हो जाता है मतपत्र। यहाँ प्रत्येक मत का मूल्य निर्धारित होता है, यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 उसका मत मूल्य निर्धारित है। और जीत के लिए एक निर्धारित कोटा हासिल करना जरूरी होता है, यानी इन मत मूल्यों को जोड़ करके एक कोटा निर्धारित होता है कि यह कोटा हासिल होते ही वह उम्मीदवार विजयी घोषित हो जाता है। प्रथम वरीयताओं का मत मूल्य का योग कोटा से कम रह जाता है, तब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से वोटों का स्थानांतरण होकर चुनाव का रिजल्ट निकलता है। यह कैसे निकलता है, यह हम आगे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से क्या अर्थ है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से अर्थ है कि वोट का एक एक करके ट्रांसफर होता है। ये कैसे होता है? सबसे पहले होता है सरप्लस मत का। सरप्लस मत मूल्य से तात्पर्य है कि किसी उम्मीदवार के पास अगर निर्धारित कोटा से ज़्यादा मत प्राप्त हो जाएं तो उसको जो सरप्लस प्राप्त हुआ है उस सरप्लस को अन्य उम्मीदवारों को स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा, अगर सरप्लस किसी भी उम्मीदवार के पास नहीं है और सीटें अभी भी शेष हैं तो सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को उस प्रक्रिया से हटाकर उसके मत मूल्य का बाकी उम्मीदवारों में वितरण किया जाता है। इस मत प्रणाली वोटिंग के बाद में मतगणना में सबसे पहले चरण फर्स्ट में फर्स्ट वरीयता मत मूल्यों को जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे ए को 20 मत मिले, 100 मत मूल्य है तो इसका मत मूल्य हो गया 200। बी को 16 मत मिले और 100 मत मूल्य है तो टोटल मत मूल्य हो गया 1600। सी को 14 मत मिले तो टोटल मत मूल्य हो गया 1400। अगर प्रथम चरण में निर्धारित कोटा से सारी सीटें अगर नहीं भरी गई, मान लो निर्धारित कोटा 2200 था और अगर 2200 और 3 सीटों के लिए चुनाव था तो 3 व्यक्तियों को अगर 2200 नहीं मिले तो चुनाव मतगणना दूसरे चरण में जाती है। और दूसरे चरण में सबसे पहले ये देखा जाता है कि सरप्लस अगर है तो उसका वितरण किया जाता है, अगर सरप्लस नहीं है तो फिर अगले चरण में चुनाव जाता है। वहाँ सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को इस सूची में से हटाकर उसे प्राप्त फर्स्ट जो वोट होते हैं, जैसे यहाँ सी को 14 मत प्राप्त है तो सी को हटाकर सी के 14 का वितरण किया जाता है। यह प्रक्रिया जब तक जारी रहती है तब तक की सारी सीटों पर उम्मीदवार ना मिल जाएं। मतगणना के प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मत मूल्यों को जोड़ा जाता है और जितने उम्मीदवार उसे प्राप्त कर जाते हैं उन्हें विजयी घोषित कर दिया जाता है। ये हमने देख लिया। अब हम एक उदाहरण से यह समझते हैं कि यह वास्तव में यह सिंगल ट्रांसफरेबल प्रणाली कैसे काम करती है।
यहाँ हम एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ 5 सीटों के लिए चुनाव होना है, कुल मतदाता 200 हैं, यानी जिस कोई एक राज्य है उसकी विधानसभा की सीटें 200 हैं। जैसे राजस्थान की 200 सीटें हैं, मान लीजिए कि राजस्थान जैसा ही कोई प्रांत है, वहाँ 198 MLAs ने वोट किया, तो वैध मतों की संख्या हो गई 198। निर्धारित कोटा कैसे निर्धारित करते हैं उम्मीदवार की जीत के लिए? ये ऐसे निर्धारित किया जाता है कि कुल मत मूल्य, यानी मत मूल्य 100 माना जाता है प्रत्येक वोट का, तो कुल मत मूल्य हो गया 19800 बटे कुल वैकेंसी, यानी 5 सीटों के लिए चुनाव है, +1 और +1, तो ये आ गया 3301 का निर्धारित कोटा तय हो गया। प्रत्येक मतदाता को बैलेट पेपर दिया जाता है और बैलेट पेपर में प्रत्येक मतदाता, यानी ये 198 मतदाताओं ने अपनी अपनी वरीयताएं दर्ज कराई। बैलेट पेपर में ABCDEFGHI ऐसे उम्मीदवार होते हैं और उनके आगे 1 2 3 4 5 6 7, या कोई एक वरीयता देना चाहता है तो सिर्फ एक वरीयता दे दे, अगर 3 देना चाहता है तो 3 दे दे, 2 दे दे, 4 दे दे। लेकिन कुछ परिस्थितियों में मतपत्र अवैध हो जाते हैं, जैसे आपने किसी को वरीयता नहीं दी या एक किसी को नहीं दी, सिर्फ 3 दे दी किसी को, तो यानी सिर्फ वैध मतपत्रों को काउंट किया जाता है प्रथम चरण में। प्रथम चरण में यह देखा जाता है कि किस उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के कितने मत प्राप्त हुए। तो यहाँ हम देखते हैं कि उम्मीदवार ए को 35 मतदाताओं ने प्रथम वरीयता दी, उम्मीदवार बी को 20 मतदाताओं ने प्रथम वरीयता दी, सी को 18 लोगों ने, डी को 32 लोगों ने। तो इनको प्राप्त मत मूल्य के आधार पर यह सूची हम देख रहे हैं, ए को 3500, बी को 2000, सी को 1800, डी को 3200। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि निर्धारित कोटा उस फॉर्मूले के आधार पर क्या था, 3301, यानी प्रथम वरीयता के आधार पर प्राप्त मत मूल्य को हम देखें तो सिर्फ ए को ही निर्धारित कोटा मिला है, यानी 3500 वोट मिले हैं। निर्धारित कोटा था 3301। चूंकि सीटें हैं 5, तो अभी 4 सीटें बाकी हैं, सिर्फ एक सीट के लिए उम्मीदवार मिला है। तो हम दूसरे चरण में जाते हैं। मतगणना का दूसरा चरण शुरुआत होती है सरप्लस वितरण से। सरप्लस से तात्पर्य है क्या किसी उम्मीदवार के पास निर्धारित कोटा से ज़्यादा मत हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए को कोटा 3301 से 199 मत ज़्यादा प्राप्त हैं, तो यहाँ सरप्लस हो गया 199। अब इस सरप्लस का वितरण किया जाता है। यह सरप्लस का वितरण कैसे किया जाता है, यहाँ हम देखते हैं कि 35 उम्मीदवारों ने ए को प्रथम वरीयता दी, तो यह जो सरप्लस है 199 का, यह इन 35 उम्मीदवारों की द्वितीय वरीयता, यानी इनके मतपत्र में द्वितीय वरीयता किस उम्मीदवार को दी हुई है इसके आधार पर वितरण होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला यह होता है कि जितने सरप्लस है उस सरप्लस पर जितने लोगों ने द्वितीय वरीयता दी है उनका भाग देते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ए को प्राप्त 35 मतदाताओं ने, मान लो केवल 30 लोगों ने द्वितीय वरीयता भरी है, तो मत मूल्य हो गया 199/30 6.63। चूँकि रिमाइंडर और फ्रैक्शन को इलेक्शन रूल में माना नहीं जाता, तो मत मूल्य हो गया 6। ये 30 हमने इसलिए लिया कि जरूरी नहीं है कि प्रत्येक मतदाता सारी वरीयताएं भरे। हो सकता है उसने सिर्फ एक वरीयता अपने फेवरेट प्रथम चॉइस के एक उम्मीदवार को एक वरीयता दे दी और पूरा मतपत्र खाली छोड़ दिया। तो 35 में से 30 लोगों ने मान लो अगर वरीयता दी, तो यह सरप्लस ऐसे इसका मत मूल्य निर्धारित होता है। अब इन 30 उम्मीदवारों में मतदाताओं में 20 मतदाताओं ने डी को द्वितीय वरीयता दी और 10 मतदाताओं ने मान लो सी को द्वितीय वरीयता दी है, तो इसका वोट का स्थानांतरण कैसे होगा। डी को 20 वोटों का 120 मत हो गया और सी को 10 वोटों का 60 स्थानांतरित हो गया। तो इस सरप्लस वितरण के बाद में हम देखते हैं कि कितने वोट किसके पास मिल गए। ए का 3500 में से 199 का वितरण हो गया, तो ए के पास बचे 3301 वोट। बी का सेम है। सी को 60 वोट मिल गए तो 1860 हो गई। डी को
120 और मिल गई तो 3320 हो गए। तो यहाँ 3320 होते ही निर्धारित कोटा जो 3301 का था उसे प्राप्त कर गया डी। तो निर्धारित कोटा प्राप्त करते ही डी विजयी घोषित हो गया और बाकी उम्मीदवारों को उतनी ही वोट रहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि द्वितीय राउंड के पश्चात 5 में से 2 सीटें भर गई, उम्मीदवार ए और डी विजयी घोषित हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 सीटें बाकी हैं। तो हमें अगले चरण में जाना होगा। प्रत्येक चरण की शुरुआत में ये देखना है कि क्या सरप्लस है किसी उम्मीदवार के पास। तो यहाँ हम देखते हैं कि हाँ, डी के पास कोटा से 19 वोट ज़्यादा हैं। तो अब इस 19 वोट का हम वितरण करते हैं। इस 19 वोट का वितरण करने के लिए, मत मूल्य का वितरण करने के लिए हम देखते हैं कि यह मत उसे कौन से मतपत्रों से प्राप्त हुआ है। तो डी को जो हमने 20 मतपत्र की सेकंड चॉइस दी थी उनसे यह प्राप्त हुआ है। यानी ये जो 20 मतपत्र हैं इनकी सेकंड चॉइस तो मिल गई डी को। अब हम इन 20 मतपत्रों की देखते हैं कि थर्ड चॉइस क्या है। तो हम मानते हैं कि इन 20 मतपत्रों में थर्ड चॉइस सिर्फ 3 लोगों ने दी है, यानी 20 में से मात्र 3 मतदाताओं ने मान लो थर्ड चॉइस अगर भरी है। तो यह 19 का जो सरप्लस है इसका वितरण कैसे होगा, 19/3 यानी 6.3। फ्रैक्शन को अगर इग्नोर करें तो मत मूल्य हो गया 6। और ये तीनों मत अगर जी को जाएं तो जी को मत प्राप्त हो गए 18, यानी 6×3=18। तो थर्ड राउंड के बाद में हम देखते हैं कि जो डी का सरप्लस था उसका वितरण के पश्चात वोट कितने रहते हैं। ए के पास 3301, बी के पास 2000, सी का उतना ही रहता है, डी का 3301 और जी का 3018 और एच के पास 2500, आई के पास 500। तो यहाँ हम देखते हैं कि किसी को भी थर्ड राउंड में कोटा नहीं मिला है, यानी अभी भी सीटें 2 ही भरी हुई है। तो अब सरप्लस नहीं है वितरित करने के लिए। जब सरप्लस नहीं होता है वितरित करने के लिए तो सिंगल ट्रांसफरेबल प्रणाली में सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को मतगणना से हटाकर उसको प्राप्त मत मूल्य का वितरण किया जाता है। तो यहाँ हम चतुर्थ चरण में सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार कौन है, सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को हम देखते हैं कि आई को सबसे कम वोट मिले हुए हैं 500। सबसे कम मत प्राप्त किसको है, आई को 5 वोट मिले थे, यानी 500 मिले हुए हैं। अब आई को इस गणना से एक्सक्लूड कर देते हैं और आई को प्राप्त 500 मत मूल्यों का वितरण करते हैं। तो आई को मत मूल्य मिले 5 वोट मिले और 500 मत मूल्य। तो अब हम देखते हैं कि इन 5 मतपत्रों पर द्वितीय वरीयता किसको दी हुई है। तो आई को प्राप्त 5 मतपत्रों में इमेजिन करते हैं कि 2 लोगों ने जी को और 3 लोगों ने बी को द्वितीय वरीयता दी है। यहाँ मत मूल्य 100 ही है क्योंकि 5 वोट हैं और मत मूल्य 500 है। तो जी को 200 और बी को 300 मत प्राप्त होते हैं। तो चतुर्थ चरण के उपरांत हम देखते हैं कि जब ये 500 का वितरण होता है तो बी को 300 मिलते हैं, और जी को 200 मिलते हैं। और रिजल्ट क्या रहता है कि ए के पास उतने ही रहते हैं, बी के पास 2300 हो जाते हैं लेकिन कोटा अभी भी हासिल नहीं हुआ, और जी के पास 3218 हो जाते हैं लेकिन कोटा अभी भी हासिल नहीं हुआ। तो अब हम फिर ऐसे अगले उम्मीदवार को प्रक्रिया से एक्सक्लूड करेंगे जिसके पास सबसे कम वोट है। तो यहाँ हम देखते हैं कि नेक्स्ट उम्मीदवार ई है जिसके पास 1600 वोट है, यानी सबसे कम मत ई के पास है। तो ई को रिमूव करके इन 16 मतपत्रों की द्वितीय चॉइस देखते हैं, यानी इन 16 मतपत्रों में द्वितीय चॉइस क्या है। तो हम देखते हैं कि 16 मतपत्रों में 9 लोगों ने एच को, 6 लोगों ने बी को और 1 व्यक्ति ने जी को
द्वितीय वरीयता दी है। यहाँ मत मूल्य 100 है प्रत्येक मत का, तो इस हिसाब से H को 900 और G को 100 और B को 600 का मत मूल्य प्राप्त हो गया। तो पांचवें चरण की मतगणना के बाद हम देखते हैं कि B को 2900 वोट मिल गए और G को 3318 वोट मिल गए और H को 3400, यानी पांचवें चरण में 2 उम्मीदवारों को कोटा हासिल हो गया। H को 3400 मिल गए, कोटा चूंकि 3301 का ही था तो यहाँ इनके पास 99 वोट का सरप्लस पैदा हो गया और G को 3318 यानी 17 वोट के सरप्लस के साथ यह विजयी हो गया। यानी पांचवें चरण के बाद जब I और E के एक्सक्लूजन के बाद पांचवां चरण जैसे ही खत्म हुआ तो 4 सीटें, 5 में से 4 सीटें भर गई। कौन कौन जीत गया? A और D पहले जीते हुए थे और नए उम्मीदवार जीत गए H और G। अभी भी एक सीट खाली है तो हमें अगले चरण में जाना होगा। अगले चरण में सबसे पहले देखते हैं कि क्या सरप्लस तो नहीं है वितरण करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि सरप्लस है H के पास 99 का और G के पास 17 वोटों का सरप्लस है। तो ये 17 और 99 का वितरण भी वैसे ही होता है जैसे ऊपर किया था। इन 17 वोटों का वितरण करने के बाद में ये देखते हैं कि मान लो 17 का वितरण G को 17 मिले और 99 H को मिले। नहीं H ने तो 99 वितरित किए हैं, मान लो 99 मिले B को। तो फिर 6 चरण के बाद हम देखते हैं कि किसी नए को कोटा हासिल नहीं हुआ है, तो अभी भी सीटें 4 ही भरी हुई हैं। तो अगला चरण 7वें में प्रवेश करते हैं और 7वें चरण में चूंकि सरप्लस वितरित करने के लिए है नहीं, तो सबसे कम मत प्राप्त उम्मीदवार को इस प्रक्रिया से हटाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सबसे कम मत प्राप्त F है जिसे 1700 मत प्राप्त हैं, तो F को एक्सक्लूड कर देते हैं और F के 1700 मतों का वितरण करते हैं। 17 मतपत्रों में हम मानते हैं कि B को 10 और C को 7 उम्मीदवारों ने सेकंड चॉइस माना है, तो B को 1000 और C को 700 मतों का स्थानांतरण होता है। अतः B को 3999 मत और C को 2577 मत मिलते हैं। B को निर्धारित कोटा प्राप्त हो गया। जैसे ही B को निर्धारित कोटा प्राप्त होता है यानी 5वीं सीट फुलफिल हो गई, तो 5 सीटें फुलफिल होते ही, सारी सीटें फुलफिल होते ही मतगणना वहीं रुक जाती है और रिटर्निंग ऑफिसर विजयी उम्मीदवारों की सूची जारी कर देते हैं। तो यहाँ हमने 5 सीटों के लिए जो चुनाव था जिसमें 9 उम्मीदवार थे A B C D E F G H I, और उसकी हमने प्रक्रिया देखी और उससे 5 विजयी उम्मीदवार होंगे A B D G H। तो इसमें हमने ये देखा कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को सिक्योर किया गया है और उसके लिए प्रक्रिया जो अपनाई गई है वह है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और ये कैसे काम करती है, लगभग सेम ऐसी ही राष्ट्रपति के चुनाव में काम करती है, वो हम फिर बाद में कभी देखेंगे। राज्यसभा का चुनाव एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारा गणित है। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जब 2017 में गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव था तब एक नया विवाद पैदा हुआ था, उस विवाद के मार्फत हम उसको और समझने की कोशिश करेंगे वो नेक्स्ट अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप मेरे टेलीग्राम चैनल नरेश बारी को फॉलो कर सकते हैं, मेरी फेसबुक आईडी नरेश बारी। थैंक यू सो मच।